हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 9 जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से समझाया गया है। पूरे चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो आइए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा जनन क्या है। सभी प्रकार के जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व बना रहे। इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं सभी अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते हैं ताकि इस पृथ्वी पर उस प्रजाति का अस्तित्व बना हुआ रह सके। इसी पराक्रम को जनन कहा जाता है। जीवों के लिए जनन का विशेष महत्व है क्योंकि इस क्रिया के द्वारा जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बना रहता है। अगर कोई विशेष प्रजाति जनन करना बंद कर दे तो बहुत ही कम समय में उस प्रजाति का अस्तित्व पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। यानी किसी भी जीव की अस्तित्व बना हुआ रहे इसके लिए आवश्यक पराक्रम है कि वह जीव जनन करता रहे। यानी सभी जीवों के लिए जनन एक आवश्यक पराक्रम है। जनन की विधियां। अब हम जानेंगे कि जनन की क्या क्या विधियां हैं। कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, इसी पराक्रम को जनन कहा जाता है। अब हमें समझना है कि जनन की क्या क्या तरीकाएं हैं। विज्ञान के अनुसार जीवों में जनन की दो विधियां होती हैं। एक प्रकार की विधि को कहा जाता है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे प्रकार की विधि को कहा जाता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें समझना होगा लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में किसी प्रजाति के नर और मादा आपस में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। जनन अंग युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये जो युग्मक है ये एक प्रकार की कोशिका है जो कि जनन से संबंधित है। तो इस प्रकार नर जनन अंग नर युग्मक का निर्माण करते हैं जबकि मादा जनन अंग मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनस यानी जायगोट बनाते हैं। जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं जिससे युग्मनस यानी जायगोट कहते हैं और इसी जायगोट से किसी जीव की उत्पत्ति होती है। यह युग्मनस विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं जिससे युग्मनस यानी जायगोट कहा जाता है और यही जायगोट विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में भाग लेकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं यानी युग्मनस का निर्माण करती हैं। जनन की इसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र के बारे में। मानव में कौन कौन से जनन अंग होते हैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम लेंगे। मानव नर जनन अंग। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है एक जोड़ा वृषण यानी टेस्टिस। अगला है एक जोड़ा शुक्राणु नलिका यानी स्पर्म डक्ट्स और एक शिश्न यानी लिंग जिसे इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। अब आइए चित्र के जरिए इन सभी अंगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्यों में नर जनन तंत्र का चित्र इस प्रकार होता है। नर जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ा शुक्राणु नलिका और एक शिश्न यानी लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु यानी स्पर्म्स कहते हैं। पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन वृषण करता है। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। वास्तव में शुक्राणु एकल कोशिका होती हैं
अब चित्र के जरिए हम समझेंगे कि एक शुक्राणु की आकृति कैसी होती है। मनुष्यों में जो नर युग्मक होती हैं इससे शुक्राणु कहा जाता है। ये एक लंबी संरचना होती है जिसका उत्पादन हमारी वृषण करती है। एक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। और इस प्रकार ये शुक्राणु वृषण के द्वारा लाखों की संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव मादा जनन अंग के बारे में। मानव मादा जनन अंग में कौन कौन से अंग होते हैं? मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला तो है एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज। अगला है एक जोड़ी अंडवाहिनी जिससे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। इसी प्रकार एक गर्भाशय यानी यूटेरस भी होती है। मानव मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होती है। अब चित्र के जरिए इन अंगों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मादा जनन अंग में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है जिसका चित्र में दिखाया गया है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिससे अंडाणु या डिंब, जिससे इंग्लिश में ओवा कहते हैं। मादा जनन अंग में अंडाशय जो होती हैं ये मादा युग्मक का निर्माण करती हैं। मादा युग्मक को अंडाणु या डिंब कहा जाता है। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। जिस प्रकार शुक्राणु एक सिंगल सेल होती है वैसे ही अंडाणु भी एक सिंगल सेल होती हैं। अब आइए अंडाणु का चित्र हम देखते हैं। स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु मादा युग्मक होते हैं जो कि एकल कोशिका होती हैं और इसका चित्र इस प्रकार होता है। अगला टॉपिक है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? निषेचन लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। देखिए लैंगिक जनन में होता क्या है कि नर जनन अंग से शुक्राणु और मादा जनन अंग से अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलकर संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया को इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो कोई एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं। चूंकि शुक्राणु जो है ये भी एकल कोशिका होती हैं और अंडाणु भी एकल कोशिका होती हैं। इस प्रकार एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं जिससे युग्मनज यानी जायगोट कहा जाता है। तो इस प्रकार हम यहां लिख सकते हैं कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में संलयित होते हैं तो एक कोशिका का निर्माण होता है और इस कोशिका को युग्मनज यानी जायगोट कहा जाता है और इसी कोशिका से एक संपूर्ण जीव का विकास होता है। इस प्रकार एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज विकसित होकर एक संपूर्ण जीव बनाता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी मां के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इस प्रकार संतान में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। कुछ जीवों में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इससे आंतरिक निषेचन कहते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है, इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर यानी वातावरण में होते हैं, इससे बाह्य निषेचन कहा जाता है।
तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आंतरिक निषेचन का उदाहरण क्या क्या है। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि इन सभी प्राणियों में आंतरिक निषेचन होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जो निषेचन की क्रिया करते हैं यह मादा के शरीर के अंदर होता है, जबकि कुछ जीवों में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होते हैं। इससे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जैसे मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। इन सभी जीवों में क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर न होकर ये मादा के शरीर के बाहर होते हैं। जब नर तथा मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं। इनके अंडे में मुर्गी के अंडे की तरह कवच नहीं होते तथा ये बहुत कोमल होते हैं। जेली की परत इन अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता रहता है और अंडाणु के साथ संलयन करता है। इस प्रकार निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। अब तक के डिस्कशन में हमने क्या देखा कि मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है, लेकिन मेढक जैसे कुछ जीवों में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। नर और मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण बनता है। हमने लैंगिक जनन में क्या पढ़ा कि नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु आपस में संलयित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिससे युग्मनज कहा जाता है, और इसी युग्मनज से एक संपूर्ण जीव का विकास होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। यह युग्मनज क्या करता है कि लगातार कोशिका विभाजन करता है और इस प्रकार कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का एक गोला बन जाता है। कोशिकाएं विभिन्न समूहों में विशिष्टकृत हो जाती हैं तथा उत्तकों और अंगों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं का यह गोला विभिन्न प्रकार के समूहों में विशिष्टकृत हो जाती हैं और अंततः उत्तकों और अंगों का निर्माण होता है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। यह जो संरचना है जो विकसित हो रही है, इसी संरचना को भ्रूण कहा जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। गर्भ भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें सभी प्रकार के शारीरिक भागों की पहचान हो सके, जैसे कि हाथ, पैर, सिर इत्यादि। इस अवस्था को गर्भ कहा जाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु ये बच्चे को जन्म नहीं देती। मुर्गी में निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। उष्मायन के लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है। अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। अब अगला टॉपिक है जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। किस प्रकार के जंतु को जरायुज जंतु कहा जाता है और किस प्रकार के जंतु को अंडपरजक जंतु कहा जाता है। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देती हैं, जबकि कुछ अन्य अंडे देती हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। अगर हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो विकसित शिशु को जन्म देती है, जबकि कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो अंडे देती हैं और बाद में इस अंडे से शिशु का विकास होता है।
इसी के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देती हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। जो जंतु सीधे तौर पर एक विकसित शिशु को जन्म देती हैं ऐसे जंतु को जरायुज जंतु यानी विविपेरस कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम उदाहरण की बात करें तो जरायुज जंतु का उदाहरण है मनुष्य, हाथी, बाघ इत्यादि। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु यानी ओविपेरस कहलाते हैं, जैसे मुर्गी, छिपकली, पक्षी, तितली इत्यादि। इस प्रकार जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतु जनन की क्रिया करते हैं ताकि आने वाले समय में इस जीव की प्रजाति का अस्तित्व बना हुआ रहे, और इस प्रकार जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक शिशु जीव की उत्पत्ति होती है जो धीरे धीरे वृद्धि करके एक वयस्क जीव बन जाते हैं। एक नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी वृद्धि करते हैं और वयस्क बन जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिसमें एक नवजात और एक वयस्क में काफी भिन्नताएं होती हैं। अगर हम बात करें रेशम कीट की तो रेशम कीट का जीवन चक्र कुछ इस प्रकार होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। रेशम कीट जो है ये अंडे देती हैं, अंडे से लार्वा का निर्माण होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और ये प्यूपा बाद में वृद्धि करके एक वयस्क रेशम कीट बन जाते हैं। इस प्रकार रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। इसी प्रकार अगर मेढक के जीवन चक्र की बात किया जाए तो मेढक अंडे देती हैं और इस अंडे से बाद में टैडपोल की उत्पत्ति होती है और ये टैडपोल वृद्धि करके एक वयस्क मेढक बन जाता है। ये टैडपोल का जो निर्माण होता है ये अंडे से होती है। टैडपोल एक ऐसा जीव है जिसमें मछली की तरह पूंछ होती है और ये पानी में तैर सकते हैं, लेकिन ये टैडपोल धीरे धीरे वृद्धि करके एक वयस्क मेढक बन जाता है जिसमें पूंछ गायब हो जाती है। तो इस प्रकार इस टैडपोल को देखकर ये अंदाजा लगाना कठिन हो जाता है कि ये टैडपोल भी कभी एक वयस्क मेढक बनेगा जिसमें पूंछ नहीं होगी। तो इस प्रकार मेढक का जीवन चक्र में एक स्टेज ऐसा आता है कि ये टैडपोल की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार मेढक का जीवन चक्र 3 चरणों में पूरा होता है: अंडा, टैडपोल यानी लार्वा और वयस्क। टैडपोल वयस्क मेढक से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। टैडपोल जो होते हैं ये एक वयस्क मेढक से बिल्कुल भिन्न होते हैं क्योंकि टैडपोल में मछली की तरह पूंछ होती है जो पानी में तैर सकते हैं, लेकिन वयस्क मेढक में पूंछ नहीं होती है। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है। इस प्रकार टैडपोल का कुछ विशेष शारीरिक परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरित को कायांतरण कहते हैं। इस प्रकार किसी भी जीव के जीवन चक्र में किसी एक फेज से दूसरे फेज में परिवर्तन के दौरान जब कुछ शारीरिक परिवर्तन हो तो इसी प्रकार के परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। परंतु मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि मेढक जो है ये अंडे देती हैं, अंडे से टैडपोल का निर्माण होता है जिसमें पूंछ होती है और ये मछली की तरह पानी में तैर सकती हैं और ये टैडपोल बाद में विकसित होकर एक वयस्क मेढक बन जाता है। लेकिन ऐसी कायांतरण मनुष्य में नहीं होती है क्योंकि जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क से के समान शारीरिक सभी अंग मौजूद होते हैं, यानी मनुष्य के जीवन चक्र में कोई कायांतरण नहीं होती है। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अब तक के डिस्कशन में हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा आपस में भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक युग्नज का निर्माण होता है और इसी युग्नज से एक जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता। जनन का ऐसा प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है।
जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक जनन की प्रक्रिया में भाग ले, तो उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन में नर और मादा जैसे दो जीव भाग नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। हाइड्रा, अमीबा जैसे कुछ जंतु अलैंगिक जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा अत्यंत छोटे जीव होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। अब यह हाइड्रा अलैंगिक विधि से जनन करते हैं और इसी विधि को कहा जाता है हाइड्रा में मुकुलन। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर में एक छोटी सी उभार नजर आता है और ये उभार धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंत में जब ये उभार वृद्धि करके एक बड़ा उभार बन जाता है तो ये अपने जनक शरीर से अलग होकर एक नए जीव की उत्पत्ति करती हैं। इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन होता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। हाइड्रा अत्यंत छोटे जलीय जीव होते हैं। इसके शरीर में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। इन संरचनाओं को मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और अंततः जनक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव बन जाता है। हाइड्रा में इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन का अगला उदाहरण है अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक जलीय जीव है जो अत्यंत छोटे होते हैं। ये एक सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक ही कोशिका का बना होता है। यानी अमीबा जो है ये एक कोशिक जीव होते हैं। अब इसमें द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा के कोशिका में जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक विभाजित होकर दो छोटे छोटे केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसके बाद कोशिका का विभाजन शुरू होता है और अंत में दो नए कोशिका की निर्माण होती है जिसमें प्रत्येक कोशिका में अपना अपना केंद्रक होता है। तो इस प्रकार द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होती है। अमीबा एक कोशिक जलीय जीव होते हैं। अमीबा एक सूक्ष्मजीव होता है जिसका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है और ये जल में पाए जाने वाले जीव हैं। जनन का प्रथम चरण में अमीबा के केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाती है। प्रत्येक नई कोशिका में अपना अपना केंद्रक होता है। इस प्रकार एक जनक कोशिका दो नए अमीबा में बदल जाती है। जनन की इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को बारीकी से समझाने का प्रयास किया गया और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।